औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आशिक हुसैन पठान। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद बोलते हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जीनियस में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के हवाले से जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड यानी चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का है। निहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लास्ट टाइम हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कस की थी। न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी डिस्कवरीज वगैरह ये सब पढ़ा था। तो जाहिर बात है न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स, दे आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दे आर द कॉम्प्लेक्स वन। तो ये मोनोमर से बने हैं। तो इनके जो मोनोमर्स हैं वो है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स की जो फॉर्मेशन होती है यानी ये कैसे बनते हैं, लास्ट टाइम ये डिस्कस की थी कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट से बने हैं, यानी किसी भी न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक ट्राइमर है, यानी हेट्रोजीनस ट्राइमर है, क्योंकि 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल या 3 डिफरेंट कंपाउंड से बना हुआ है। तो ये 3 कंपोनेंट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट कैसे मिलते हैं, कैसे बनते हैं, कहां कहां पर बॉन्डिंग और कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि इनके जो कंपोनेंट होंगे उसमें नंबर 1 पर जो कंपोनेंट होता है दैट इज द पेंटोज शुगर। एक कंपोनेंट पेंटोज शुगर। नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं एनी ऑफ द नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस ये सेकंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप बोले या फॉस्फोरिक एसिड बोले, तो ये 3 कंपोनेंट हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड के। जब तक ये 3 कंपोनेंट एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाएंगे तब तक हमारा न्यूक्लियोटाइड फॉर्म नहीं होगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन है दिस इज 2 स्टेप प्रोसेस। ये 2 स्टेप पर मुश्तमिल एक प्रोसेस है। 2 स्टेप में ये बन जाता है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन है दिस इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये एंजाइम की मौजूदगी में बनता है। स्टेप 2 होते हैं। नंबर 1 स्टेप जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसाइड बनता है पहले स्टेप में, यानी फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, यानी पेंटोज शुगर जो है, पेंटोज शुगर वो बॉन्ड बनाती है किसके साथ, एनी ऑफ द नाइट्रोजीनस बेस। यानी पेंटोज शुगर जो है वो 4 बेसिस में से किसी भी एक बेस के साथ जो बॉन्ड बनाती है। तो ये 2 जब मिलते हैं मॉलिक्यूल, अब ये डाइमर बन रहा है जो हेट्रोजीनस डाइमर, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजीनस बेस और एनी ऑफ द नाइट्रोजीनस बेस, कोई भी एक बेस। वैसे तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, यानी मैक्सिमम 4 किस्म की नाइट्रोजीनस बेस हो सकती हैं, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो। ये डिफरेंस हमने डिस्कस किया हुआ है। थाइमीन और यूरासिल का डिफरेंस है। बाकी जो हमारी 3 बेसिस हैं एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, ये कॉमन है। ये डीएनए आरएनए दोनों के न्यूक्लियोटाइड्स में होती हैं। लेकिन जो आरएनए है उसके न्यूक्लियोटाइड में थाइमीन कभी नहीं होती और जो डीएनए है उसके न्यूक्लियोटाइड में यूरासिल नहीं होती। तो ये 4 बेसिस में से
एक बेस जब पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाती है तो ये जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ये फर्स्ट स्टेप होगा। और जो सेकंड स्टेप होगा, द सेकंड स्टेप, यानी वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें क्या होगा, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस में फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जब न्यूक्लियोसाइड से बॉन्ड बनाएगा तो ये जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। पहले स्टेप में पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस दोनों जब मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोसाइड जो ये बना था इनसे फास्फोरिक एसिड बॉन्ड बनाएगा तो ये जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा ट्राइमर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, हम फर्स्ट स्टेप पर बात करते हैं। तो आखिर ये पेंटोज शुगर जो है वो कैसे बॉन्ड बनाएगी, यानी उसका कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होगा। नाइट्रोजिनस बेस यानी जो हमारी होती है वो दो टाइप्स की होती है। सबसे पहले तो हम ये पेंटोज शुगर बनाते हैं। दिस इज द पेंटोज शुगर। सपोज हम बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे क्योंकि आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में थोड़ा डिफरेंस होगा। कंपोनेंट सेम होंगे लेकिन कंपोनेंट की कंपोजिशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, स्पेशली नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर के हवाले से। तो हम एग्जांपल लेते हैं द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द आरएनए, उसका एग्जांपल लेते हैं। तो ये पेंटोज शुगर है, इसकी जब हम फार्मूला देखेंगे अब देखें ये जो हमारी पेंटोज शुगर है दिस इज द राइबोज। ये राइबोज शुगर है, दिस इज राइबोज, क्योंकि इसकी जो यानी फार्मूला है वो मुकम्मल है C5H10O5। कार्बन नंबर 2 पर दिस इज द कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन है। बस डिफरेंस होता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोक्साइल ग्रुप में। जो डीऑक्सीराइबोज होगी उसके कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोक्साइल है वो वहां पर जस्ट हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, सो कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज। यानी द पेंटोज शुगर, द राइबोज शुगर which has lost its one atom of oxygen from the carbon number 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो यहां से ऑक्सीजन चली गई तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, यही डिफरेंस होता है। तो ये एक अभी पेंटोज शुगर है, तो ये अब बॉन्ड बनाएगी विद एनी ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस, किसी भी 4 में से एक बेस से। अब बेसिस भी दो किस्म की होती हैं। एक वो बेसिस जिसे हम बोलते हैं, यानी सपोज डबल रिंग स्ट्रक्चर, जैसे हमारी प्यूरीन और पिरिमाइडीन, ये प्यूरीन हो गई, और जो पिरिमाइडीन होती हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं। अब देखें जो प्यूरीन होगी उसमें 9 एंगल्स बन रही हैं, 9 एंगल्स। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 2 3 4 5 6। जो पिरिमाइडीन होती हैं इसमें 6 एंगल्स होती हैं, यानी ये एक रिंग होती है जो हेक्सागोनल होती है, और ये कॉम्बिनेशन है दो रिंग्स का, यानी एक हेक्सागोनल दूसरी पेंटागोनल। तो ये दो मिलकर टोटल जो इसमें एंगल्स बनेगी तो वो 9 होगी। तो अब इनकी
बॉन्डिंग बनाने में भी डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें 6 एंगल्स हैं, इसमें 9 एंगल्स हैं। सपोज हम पेंटोज शुगर का जो बॉन्ड बनेगा, सपोज न्यूक्लियोसाइड बनने में, तो यहां पर हम पहले पिरिमाइडीन बनाते हैं, पिरिमाइडीन से बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज द पिरिमाइडीन। तो ये हमारी पिरिमाइडीन हो जाएगी। सपोज दिस इज पिरिमाइडीन। तो इसमें जो 9 एंगल्स है, जो एंगल नंबर 9 है, दिस इज एंगल नंबर 9, यहां पर होती है हमारी NH। सपोज ये AD9 है, दिस इज AD9, मैंने ए लिखा हुआ है। तो ये एंगल नंबर जो 9 है, यहां पर NH मौजूद है। तो यहां से हाइड्रोक्साइल ग्रुप और यहां से हाइड्रोजन जब रिमूव होगी, तो ये एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो ये मिलेगी। यानी ये पेंटोज शुगर, अब ये यहां पर कार्बन है, तो ये बॉन्ड बनाएगा, यानी इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन में। तो ये जो अब स्ट्रक्चर बन गया हमारा, दिस इज न्यूक्लियोसाइड। अब ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया, क्योंकि ये पेंटोज शुगर है और ये नाइट्रोजिनस बेस है AD9। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, तो ये एक स्ट्रक्चर जो बनेगा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब यहां पर देखें, इसकी जो एंगल नंबर 9 है, तो उसने बॉन्ड बनाया हुआ है पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से। यानी जब भी कोई न्यूक्लियोसाइड बनेगा, उस न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर का जो कार्बन इन्वॉल्व होगा विद नाइट्रोजिनस बेस, तो वो कार्बन नंबर 1 होगा। वैसे पूरे न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर के 3 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5। किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में यानी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में एक कार्बन बिजी होता है यानी नाइट्रोजनस बेस के साथ, दूसरा कार्बन नंबर 5 जो होता है वो बिजी यानी फास्फेट ग्रुप। तो ये एक जो स्ट्रक्चर अभी बन गया, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब हम इसको न्यूक्लियोसाइड तो बोलेंगे, लेकिन इसको हम क्या नाम देंगे? इसका कोई पर्टिकुलर नेम तो होगा। तो हम जो न्यूक्लियोसाइड हो या न्यूक्लियोटाइड हो, हम उसको जो नाम देते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ बेस, नाइट्रोजिनस बेस के बुनियाद पर देते हैं कि इसमें नाइट्रोजिनस बेस कौन सी है। अब यहां पर जो है नाइट्रोजिनस बेस जो है वो AD9 है, तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन यानी एडिनोसिन इज द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड, कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज एंड नाइट्रोजिनस बेस। अगर यहां पर ग्वानिन होती तो नाम हो जाता ग्वानोसिन। ग्वानोसिन। अगर यहां पर कोई प्यूरिन होती तो याद रखें, प्यूरिन में कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होता। प्यूरिन अगर यहां पर कोई बेस होती तो यहां पर जो बॉन्ड बनाता वो कार्बन नंबर 1 बनाता, यानी कार्बन नाइट्रोजन एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 1 इन्वॉल्व होती, यानी जो इसकी नंबर 1 एंगल है, तो नंबर एंगल नंबर 1 का जो एटम होता नाइट्रोजन वो इन्वॉल्व होता। लेकिन यहां पर जो पिरिमाइडीन है, तो एंगल नंबर 9 जो है उसकी जो नाइट्रोजन है दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अगर यहां पर पिरिमाइडीन बेस सपोज साइटोसिन होती तो इसका नाम हो जाता साइटिडीन। और अगर यहां पर थायमीन होती तो इसका नाम होता थायमीडीन।
और अगर यूरासिल तो इसका नाम होता यूरिडीन। तो एक बात नोट करें, यहां पर जो प्यूरिन रिंग्स हैं तो उसकी एंड में सीन आ रहा है, देखें सीन आ रहा है, SINE। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर द प्यूरिन और पिरिमाइडिन। सीन आ रहा है एडिनोसिन, ग्वानोसिन। और जो हमारी पिरिमाइडिन है तो उसमें एंड में डीन आ रहा है, दिस इज डीन। तो यहां पर ये डीन आ रहा है, यानी इससे पता चलता है कि देखें ना, नाम यहां पर खुद ही बता रहा है, साइटी यानी साइटो, साइटिडीन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड साइटोसिन। तो ये एक साइटोसिन तो बेस का नाम हो गया ना। जब हम बोलेंगे यानी एडिनोसिन तो ये हो जाएगी पेंटोज प्लस में एडिनाइन। और जब हम बोलेंगे ऐसा समझें कि साइटिडीन तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड साइटोसिन। तो इस कॉम्बिनेशन के हवाले से नाम डीन हो जाएगा, यानी ये डीन रिप्रेजेंट करता है दिस इज न्यूक्लियोसाइड। अब तक ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बना। थाइमिडीन यानी ऐसा समझें थाइमीन एंड पेंटोज शुगर, यूरिडीन यूरासिल एंड पेंटोज शुगर। तो जो पिरिमाइडीन बेस पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगी उनके न्यूक्लियोटाइड के नाम में डीन आएगा लास्ट में, और जो हमारी प्यूरिन होगी उसके लास्ट में सीन आएगा। ये डिफरेंस आप याद रखें। तो ये फर्स्ट स्टेप यहां पर मुकम्मल हो गया। किसी भी एक न्यूक्लिक एसिड के ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस 4 किस्म के न्यूक्लियोसाइड बन सकते हैं। सपोज अगर ये पेंटोज शुगर राइबोज है तो ये 4 बनेंगे, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन। क्योंकि जो पेंटोज राइबोज होगी उसके साथ थाइमीन बॉन्ड नहीं बनाएगा। थाइमीन बॉन्ड बनाएगा जब डीऑक्सीराइबोज होगी। 4 न्यूक्लियोसाइड बनेंगे हमारे RNA के, 4 न्यूक्लियोसाइड बनेंगे हमारे DNA के। फर्क सिर्फ पेंटोज शुगर का होगा, यानी जो फोर्थ हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो या यूरिडीन बनेगा या उसमें थाइमिडीन बनेगा। तो ये अब फर्स्ट स्टेप मुकम्मल हो गया, ये हमारा एक न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में सपोज मैं ऐड कर देता हूं, मैं इसको रिमूव करता हूं। अब कार्बन नंबर ये जो 5 है इसको देखें, दिस इज कार्बन नंबर 5। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं, तो यहां पर हमारा फास्फेट ग्रुप है, दिस इज फास्फेट। अब ये देखें, दिस इज द फास्फोरिक एसिड और फास्फेट। अगर ऐसा हो कि यानी यहां से हाइड्रो ऑक्साइड और यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये H2O मॉलिक्यूल एक और निकलेगा। तो अब जो लिंक बन जाएगी, अब जो लिंक बनेगी देखें, ये लिंक बनेगी फास्फेट और ऑक्सीजन में। ये लिंक बनेगी फास्फेट और ऑक्सीजन में क्योंकि ये रिमूव हो जाएगा। अब ये कार्बन नंबर, दिस इज द कार्बन नंबर 5, दिस इज द कार्बन नंबर 1, सही है। तो अभी ये लिंक बन गई बिटवीन द फास्फेट ग्रुप के फास्फोरस और ऑक्सीजन ऑफ द कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोज शुगर। तो ये अब जब 3 कंपोनेंट स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। जब इनमें न्यूक्लियोसाइड में यानी फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो अब ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी ये अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन गया। अब एक बात नोट करें, यहां पर जो ये लिंकेज बनेगी दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और यहां पर जो लिंकेज बनी है दिस इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज। तो ये हमारा एक दो लिंकेज की मदद से एक न्यूक्लियोटाइड बन गया।
यानी पहले स्टेप में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस ने बॉन्ड बनाया, कार्बन नंबर 1 एंगल नंबर 9 की नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की मदद से एडिनोसिन बन गया, या कोई भी बेस हो उसका नाम देंगे, यानी न्यूक्लियोसाइड जनरली बोलेंगे। उस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ थ्रू द कार्बन नंबर 5 उसके हाइड्रोक्साइल ग्रुप के जरिए, और यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइल है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, और यहाँ पर जो लिंकेज बनी दैट इज द ईस्टर लिंकेज, ये ईस्टर लिंकेज बन गई। तो ये अभी जो ट्राइमर बन गया हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब ये न्यूक्लियोटाइड को नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे, यानी एडिनाइन है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। समटाइम किसी न्यूक्लियोटाइड में एक्स्ट्रा फॉस्फेट भी अटैच होते हैं थ्रू द फॉस्फेट, यानी सपोज एक फॉस्फेट यहाँ पर अटैच दूसरा हो, इधर यहाँ पर दूसरा भी अटैच हो, तो इस हिसाब से यानी ये डाइफॉस्फेट बन जाएगा। फिर अगर ये तीसरा अटैच हो तो फिर ये ट्राइफॉस्फेट, यानी फिर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन किसी भी न्यूक्लियोटाइड में कम से कम एक फॉस्फेट होना चाहिए। अगर ज्यादा भी अटैच है तो उससे भी हम मोनोन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ एटीपी, तो एटीपी भी हमारी ऐसा समझे मोनोन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन क्या है कि उसमें दो फॉस्फेट एक्स्ट्रा है। तो यानी न्यूक्लियोटाइड के लिए बस ये तीन कंपोनेंट चाहिए, पेंटोज शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस और ये फॉस्फेट ग्रुप। हाँ, आगे चलकर अगर यही जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड बनाएगा, जब चेन बनेगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, तो कार्बन नंबर 3 इन्वॉल्व होगा उनसे, इसी तरह से चेन बन जाएगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अब अगर में इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसी हिसाब से हमारे न्यूक्लियोटाइड भी किसी भी न्यूक्लिक एसिड के 4 बनेंगे। अगर एक फॉस्फेट अटैच करें, जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऐसा समझे कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राई, तो ये एक ही टाइप हो जाएगी, सिर्फ डिफरेंस होगा यानी नंबर ऑफ फॉस्फेट का। तो दूसरा बनेगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, जब ये न्यूक्लियोटाइड होंगे आरएनए के। अगर डीएनए के होंगे तो हम उसे बोलेंगे यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए होता है हम उसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है उसे हम राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये नाम का डिफरेंस होता है जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कहीं भी किसी भी सोर्स के जरिए। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।